लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था क्या, पंचजगत प्रणाली। पंचजगत प्रणाली में आर.एच. व्हिटेकर ने पूरे संपूर्ण जगत को 5 भागों में बांटा। कौन कौन से? एक तो हो गया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है, अब उनको एक एक को करके पढ़ना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे एक तो अपने को पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर मोनेरा को, ठीक है, फिर अपने को पढ़ना है प्रोटिस्टा को, और प्रोटिस्टा के बाद में अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है फंजाई। ये फंजाई, ये तीनों ही ये जो तीनों है ना, ये तीनों जो ग्रुप है, इनको हमें पढ़ना है सेकंड चैप्टर, यानी कि जो अभी आपका वर्गीकरण वाला जो जंतुओं का वर्गीकरण चैप्टर चल रहा है उसमें हमें ये पढ़ना है। उसके बाद में आपका आता है पादप जगत। पूरा पादप जगत जो है उसको पादप जगत वाले चैप्टर में ही पढ़ेंगे, और वो जो चैप्टर है आपका एनसीईआरटी का वो है 3rd चैप्टर। ठीक है, फिर अपने को लास्ट वाला एनिमेलिया यानी कि जंतु जगत जो है, जंतु जगत, ये पूरा पूरा एक जगत, बहुत बड़े बड़े, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप बहुत बड़े हैं ये, तो फिर इसका एक सेपरेट सा ही आपका एक चैप्टर दे रखा है, वो है 4th चैप्टर, इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो अब इसमें अपने को क्या क्या पढ़ना है, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे क्या, मोनेरा जगत। ठीक है, सबसे पहला जो अपना जगत है वो है मोनेरा जगत। मोनेरा जगत, मोनेरा जगत। कल जब हमने क्लासिफिकेशन किया था तो मोनेरा जगत के कुछ लक्षण हमने वहीं पे देख लिए थे, जो सारणी बनाई थी, सारणी के अंदर बहुत सारे लक्षण देखे थे। जैसे कि मोनेरा की अगर हम बात करें जगत की, तो इसकी जो कोशिका है वो कौन सी है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है? प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, तो इसकी कोशिका प्रोकैरियोटिक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या केंद्रक झिल्ली होगी क्या? नहीं होगी। केंद्रिका होगी क्या? नहीं होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी कोशिका भित्ति होगी क्या? होगी। किसकी बनी होगी? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होगी। तो पेप्टिडोग्लाइकेन प्लस अमीनो एसिड भी होता है, या फिर हम एक और एक केमिकल आता है जिसे अपन कह सकते हैं म्यूरिन, म्यूरिन की भी बनी हो सकती है। तीनों में से वैसे ज्यादातर आपको पेप्टिडोग्लाइकेन ही ऑप्शन में मिलेगा, म्यूरिन भी मिल जाए तो ठीक है, अच्छी बात है। तो पेप्टिडोग्लाइकेन हो गया, एमिनो एसिड हो गया, म्यूरिन हो गया, इनकी इसकी कोशिका भित्ति बनी होती है। तो नॉर्मल सी पहली चीजें अपन लिख लेते हैं कि क्या क्या इसके लक्षण है। तो देखो मोनेरा जगत के अगर हम लक्षण की बात करें तो लक्षण के अंदर सबसे पहला लक्षण जो आता है भैया कि ये जो है, अच्छा ये तो हमने बात की कि विकास के आधार पर ये कौन सी कोशिका है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, लेकिन संख्या की बात करें कि भाई इनके अंदर कोशिकाओं की कितनी संख्या होती है, तो केवल एक ही कोशिका से ये बने होते हैं, एक ही कोशिका से बने होते हैं। मतलब कि ये कैसे होते हैं, तो ये एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय। एक कोशिकीय का मतलब एक ही कोशिका से ये बने होते हैं, और इसी कोशिका के अंदर सब कुछ, इनका जो भी क्रियाएं होनी है वो सभी इसी कोशिका के अंदर होगी। चाहे पाचन की क्रिया हो, चाहे पाचन तो खैर क्या ही होगा बेचारों के अंदर, लेकिन फिर भी ठीक है, पोषण की क्रिया हो, उत्सर्जन की क्रिया हो, है ना, श्वसन की क्रिया हो, सारी जो भी क्रियाएं होनी है वो सभी इसी के अंदर होती है। और इसके अलावा जनन भी करेंगे तो ये इसी कोशिका से 2 नई कोशिकाएं बना लेंगे, है ना। कोई ऐसा नहीं है कि एक बैक्टीरिया है उसमें से एक नया बैक्टीरिया निकलकर कुछ, या अंदर पहले जैसे अपने मनुष्य में विकसित होता है ना, माता के गर्भ में बच्चा विकसित होता है फिर वो इस दुनिया के अंदर आता है, तो वैसा कुछ सिस्टम होगा नहीं। अभी देखेंगे कैसे क्या इनमें जनन की प्रक्रिया होती है। तो ये होते हैं जैसे एक कोशिकीय। इसके अलावा ये कैसे होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक। ये बात तो हम पहले ही कर चुके हैं कि भाई प्रोकैरियोटिक होते हैं। और प्रोकैरियोटिक जीव कैसे होते हैं? आदिम प्रकार के, या यूं कहें कि एक बहुत ही पुराने टाइप की कोशिका है जिसमें ना केंद्रक झिल्ली है, ना केंद्रिका है, ना ही झिल्ली आबद्ध कोई कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह कुछ होता ही नहीं इनमें। राइबोसोम होते हैं, वो भी बेचारे सिर्फ इस प्रकार के राइबोसोम होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो क्या मैं ये लिख दूं कि ये जो है इसके अंदर हम यूं कह सकते हैं कि केंद्रक झिल्ली जो है ना, केंद्रक झिल्ली वो क्या होती है? अनुपस्थित। केंद्रक झिल्ली कैसी होती है? अनुपस्थित। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित। ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक झिल्ली कोशिका है तो केंद्रक झिल्ली क्या होगी? अनुपस्थित होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी कोशिका की, तो कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य है उसमें सारे के सारे झिल्ली आबद्ध कोशिकांग भी नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं कि भाई कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में झिल्ली आबद्ध कोशिकांग, झिल्ली आबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित, आबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित। ये नॉर्मल से अपन जानकारी ले रहे हैं इसके लिए ना, कोशिकांग अनुपस्थित। तो कोई झिल्ली युक्त कोशिकांग है ही नहीं इसके अंदर, कोई भी हो। ठीक है, अब
बच्चे बोलते हैं कि राइबोसोम कैसे प्रेजेंट है, तो फिर राइबोसोम भी तो एक कोशिकांग है, तो फिर वो क्यों है, बाकी सब तो नहीं है, राइबोसोम क्यों है? क्योंकि राइबोसोम के अंदर झिल्ली नहीं पाई जाती। राइबोसोम के चारों तरफ कोई झिल्ली नहीं होती है। राइबोसोम केवल आरएनए और प्रोटीन का बना हुआ है ना, एक कोशिकांग। आरएनए और प्रोटीन का बना होता है, कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है, इसीलिए राइबोसोम इसमें भी प्रेजेंट होगा। इसमें कौन सा होगा? 70 प्रकार का, 70 प्रकार का। और अगर हम बात करें इसकी यूकेरियोटिक कोशिका की, तो उसमें कौन सा हो जाएगा? 80 प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखो, अगर हम बात करें इसका नेक्स्ट जो गुण है पोषण की, तो पोषण ये कैसे करते हैं बताओ, कैसे पोषण करते हैं, कैसे खाना खाते हैं? तो देखो, ये हो सकते हैं कैसे, ये स्वपोषी भी हो सकते हैं और ये विषमपोषी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये विषमपोषी और स्वपोषी एंड विषमपोषी भी हो सकते हैं। ठीक है, अब स्वपोषी में तो अपना भोजन खुद बनाएंगे। अब खुद किस तरह से बनाएंगे? स्वपोषी अगर हैं ये, तो अपना भोजन कैसे बनाएंगे भैया? तो अपना भोजन बनाएंगे या तो ये प्रकाश संश्लेषण करके, या तो ये प्रकाश संश्लेषण करके, यानी कि दो विधियों के द्वारा बना सकते हैं। या तो ये प्रकाश संश्लेषण करेंगे, तो इनको हम क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषी जीव। प्रकाश संश्लेषी, है ना, प्रकाश संश्लेषी जीव। और अगर ये फिर क्या कर रहे हैं, ये रसायन का उपयोग करके अपना भोजन बना रहे हैं, तो फिर ये कैसे हो जाएंगे? रसायन संश्लेषी जीव। रसायन संश्लेषी। अब आप लोग कहोगे कि रसायन कैसे? तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको अपन सल्फर बैक्टीरिया भी कहते हैं। सल्फर बैक्टीरिया के अंदर सल्फर होता है। ठीक है, सल्फर बैक्टीरिया में सल्फर होता है। तो सल्फर का उपयोग करके ये अपना भोजन बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारी और भी चीजें होती है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि सल्फर बैक्टीरिया भी होते हैं जो सल्फर का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। कुल मिला के रसायन का उपयोग करके अपना भोजन बना रहे, इसीलिए ये रसायन संश्लेषी हो सकते हैं। अगर हम बात करें विषमपोषी की, तो देखो विषमपोषी के अंदर ये किस प्रकार के हो सकते हैं? ये मृतोपजीवी हो सकते हैं। मृतोपजीवी का मतलब क्या होता है? जो मरे हुए जीवों से अपना भोजन लेते हो, या मरे हुए मृत कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन लेते हो, वो मृतोपजीवी हो गए। ठीक है, हाँ, परजीवी भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये परजीवी भी हो सकते हैं। परजीवी का मतलब दूसरे जीवों के शरीर के या तो बाहर रहकर या अंदर रहकर, ज्यादातर तो बैक्टीरिया अंदर ही रहते हैं, जैसे कि इकोलाई बैक्टीरिया हमारे आंत्र में पाया जाता है, तो आंत्र से पोषण लेता है। ठीक है, तो परजीवी भी हो सकते हैं ये, है ना। परजीवी ऐसे जीव है तो क्या है? विषमपोषी प्रकार के ही जीव है, लेकिन ये दूसरों से भोजन ले रहे हैं, लेकिन जीवित जीवों से भोजन ले रहे हैं। मृतोपजीवी मरे हुए जीवों से भोजन लेना, या मृत कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों से भोजन लेना। परजीवी जीवित जीव से भोजन लेना, चाहे वो शरीर के बाहर रहकर ले, चाहे वो शरीर के अंदर रहकर ले। ठीक है ना, तो ये परजीवी भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, तो अगर इनके जनन की अगर बात करें, तो चलो नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ, इसके जनन जो होता है इनमें, जनन जनन जो होता है वो कैसा कैसा होता है? जनन जो होता है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन जो होता है, मैंने पहले भी बताया था, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? जिसमें ना युग्मक बनते हो और ना ही निषेचन की प्रक्रिया होती हो। लेकिन एक चीज बता दूं मैं आपको, कि बहुत सारे ऐसे जीव भी होते हैं जिनके अंदर युग्मक का निर्माण तो होता है, लेकिन उनके अंदर कोई भी निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। युग्मक भले ही बन जाए, लेकिन निषेचन नहीं होना चाहिए। अगर निषेचन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कैसा जनन हो गया? अलैंगिक जनन हो गया। अगर जहां निषेचन हो गया, निषेचन का मतलब युग्मक जहां मिल गए, तो फिर वो लैंगिक जनन है। तो ये अलैंगिक जनन करते हैं, चाहे वो संयुग्मन विधि हो। संयुग्मन विधि जो है वो अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार है ना। तो संयुग्मन विधि द्वारा भी ये जनन कर सकते हैं। संयुग्मन विधि मैंने आपको बताई थी कि जिसमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान होता है, एक कॉन्जुगेशन नली बनती है बीच में, और जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान होता है, और फिर उसके द्वारा जो है नया जीव बनता है। ठीक है, तो जनन कैसा हो गया इनके अंदर? जनन हो गया इनमें अलैंगिक जनन। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, तो कोशिका भित्ति की अगर हम बात करें, तो अधिकांश जीवों की जो कोशिका भित्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है ना। तो आपको जैसे बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि बताओ इस जीव की कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो ध्यान रखना, बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो अम्ल की, है ना। पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड
हाँ, पॉलीसेकेराइड, सेकेराइड, पॉलीसेकेराइड और अमीनो अम्ल की, ठीक है। और ध्यान रखना आपको ये भी लिखा मिलेगा पेप्टिडो ग्लाइकेन की, अरे पेप्टिडो ग्लाइकेन भी आपको लिखा हुआ मिले तो ये भी बिल्कुल सही है, पेप्टिडो ग्लाइकेन, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर म्यूरिन लिखा हुआ कहीं मिल रहा है तो ये भी बिल्कुल सही है। ज्यादातर सुनना ध्यान से, क्यों लिखा है इतना सारा, ज्यादातर में आपको मिलेगा, ज्यादातर जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनकी कोशिका भित्ति पॉलीसेकेराइड एंड एमिनो एसिड की बनी होती है। बहुत और इनमें से कईयों की जो कोशिका भित्ति है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कहीं कहीं पर आपको म्यूरिन देखने को भी मिलेगा। तो ये जो जहां शब्द आ जाए मतलब इनकी कोशिका भित्ति हो सकती है इसके अंदर, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है, हाँ, और तो कुछ नहीं ध्यान रखना है इसमें, लक्षण तो इतने ही हो गए। और क्या, आवास के बारे में तो मैं अलग से बता दूंगी इनको, ठीक है। तो लक्षण हो गए ये अपने पास में, है ना। लक्षण क्या क्या हो गए, पहला कि ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, केंद्रक झिल्ली भी अनुपस्थित, केंद्रिका भी अनुपस्थित, कोशिका द्रव्य में झिल्ली आवत कोशिकांग अनुपस्थित, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह कुछ भी नहीं पाई जाएगी। इसकी कोशिका जब पढ़ूंगी ना मैं आपको बैक्टीरिया की कोशिका, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एक बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या चीजें होती है ना, वो तब समझ में आएगा अच्छे से। फिर उसके बाद करें पोषण, तो पोषण इसके अंदर दो प्रकार का हो सकता है, स्वयपोषी भी हो सकता है और विषमपोषी भी हो सकते हैं। स्वयपोषी के अंदर ये प्रकाश संश्लेषण भी कर सकते हैं और रसायनों का उपयोग करके भी अपना भोजन बना सकते हैं। विषमपोषी की बात करें तो मृतोपजीवी भी हो सकते हैं, परजीवी भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन होता है, इनमें संयुग्मन विधि के द्वारा भी हो सकता है और कईयों में तो विखंडन विधि के द्वारा भी होता है। विखंडन का मतलब टूट कर दो भागों में बट जाना, ठीक है। तो वो अलैंगिक जनन ही हो गया एक प्रकार से, जिसमें एक ही जनक भाग लेगा, है ना। फिर देखो कोशिका भित्ति जो है, कोशिका भित्ति पॉलीसेकेराइड अमीनो एसिड की बनी होती है, कहीं पर पेप्टिडोग्लाइकेन भी लिखा आ सकता है, यानी पेप्टिडोग्लाइकेन की भी बनी होती है। और म्यूरिन, पेप्टिडोग्लाइकेन इंपॉर्टेंट भैया, ये कई बार आ चुका है ना, पेप्टिडोग्लाइकेन की भी बनी होती है, ठीक है। तो चलो अभी आप इनको बाद में उतारना, पहले हम बात कर देते हैं कि इनका जो है वितरण कहाँ कहाँ होता है। वितरण का मतलब समझते हो, वितरण का मतलब कि ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, है ना। हम कहते हैं कि बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन तो आता है ना कि बैक्टीरिया होते कहाँ है, किस दुनिया में होते हैं, इसी दुनिया में होते हैं क्या, इसी पृथ्वी के ऊपर होते हैं। और पृथ्वी के ऊपर होते हैं तो कहाँ होते हैं, भाई इतनी सारी जगह है, बर्फ है, पहाड़ है, नदियां हैं, धरती है, आसमान है ना, समुद्र है, तो इतनी सारी चीजें हैं। तो ये कहाँ पर होते हैं, जैसे मनुष्य का है कि भाई मनुष्य जो है वो धरती के ऊपर रहते हैं, इस लैंड के ऊपर रहते हैं, है ना। एक कठोर भूमि है उसके ऊपर रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि समुद्र के बीचों बीच रह रहे हो या आसमान में उड़ रहे हो, पेड़ों पर रह रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना। तो एक फिक्स है कि भाई के जीवों का एक स्थल फिक्स है कि भाई जीव वहां रहेंगे। जैसे मछलियां हैं तो मछलियां कहाँ रहती है, पानी के अंदर रहती है मछलियां, ठीक है। पक्षी आसमान में उड़ते हैं, पेड़ों पर रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे जलीय जीव जो जल में रहते हैं, रेंगने वाले जीव जो है वो बिल बनाकर रहते हैं, तो अपना अपना एक जगह है रहने की। अब हम बात करें बैक्टीरिया की कि बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पर रहते हैं, तो बैक्टीरिया सभी जगहों पर मिल जाएंगे, आप सब जगहों पर मिल जाएंगे, ऐसी कोई जगह वाकई नहीं छोड़ी इन्होंने। ये कहते हैं हम सर्वव्यापी हैं, हम सभी जगहों पर रहेंगे, हमें छोटी सी जगह पर रखने का प्रयास ना करें। इतने सूक्ष्म जीव होते हैं, कहीं पे भी घुस जाते हैं, छोटे से होते हैं ना, तो ये समझ लो कहीं पे भी घुस जाएंगे, जहां जगह मिलेगी वहां चले जाएंगे। तो सर्वव्यापी होते हैं, ठीक है, सभी जगहों पर पाए जाते हैं। तो पहला पॉइंट तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ भैया, ये सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी, सर्वव्यापी का मतलब सभी जगहों पर पाए जाते हैं। इसके अलावा देखो सभी जगहों का मतलब ये है कि जहां जीवन संभव हो, जहां जहां जीवन संभव हो कि भाई कोई दुनिया का कोई जीव अगर मान लो यहाँ रहने के लिए लायक है, वो जगह रहने के लायक है, तो वहां वहां पर ये पाए जाते हैं, है ना। सर्वव्यापी का मतलब यहाँ पर जहां जीवन संभव हो वहां पर ये सभी जगहों पर पाए जाते हैं, जहां जीवन संभव हो, जहां जीवन संभव हो, ठीक है, वहां पर पाए जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये रेगिस्तान में आपको मिल जाएंगे, रेगिस्तान के अंदर आपको मिल जाएंगे। हिमखंड, हिमखंड जानते हो, बर्फ के पहाड़, बर्फ के पहाड़ में भी देखो, रेगिस्तान तो कितना गर्मीला एरिया है ना, फिर भी जीव तो रह ही सकते हैं ना वहां पर, तो ये भी रह सकते हैं। मैंने क्या कहा, जहां जीवन संभव हो वहां पर ये टिक जाएंगे, रेगिस्तान के अंदर रह सकते हैं। हिमखंड यानी कि ठंडे ठंडे एरिया के अंदर, बहुत भयंकर, भले कितनी भी ठंड हो वहां पर ये रह जाएंगे। समुद्र की तलहटी में भी ये रह जाएंगे,
समुद्र की तलहटी के अंदर, क्योंकि बहुत सारे जीव रहते हैं ना समुद्र की तलहटी, समुद्र के नीचे गहराई के अंदर, वहां पर भी ये मिल जाएंगे आपको। ये वायु में आपको मिल जाएंगे, हवा के अंदर तो खूब सारे बैक्टीरिया होते हैं, खूब सारी डिजीज होती है वायु की वजह से, तो है ना, हवा गंदी दूषित हो जाती है, अपन कहते हैं दूषित वायु में नहीं जाना चाहिए, बीमार हो जाएंगे। खूब सारे बैक्टीरिया होते हैं, वायरस वगैरह होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको ये मिट्टी के अंदर मिल जाएंगे, है ना। इसके अलावा ये आपको गर्म झरनों में मिल जाएंगे, गर्म झरनों में ये मिल जाएंगे आपको। तो इन सभी जगहों पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब और क्या चीज बच गई बताओ, क्या चीज बच गई ऐसी कि नहीं, हाँ, कि भाई ये ऐसी कोई चीज बच गई? कुछ नहीं बचा, सब जगह पर। अच्छा, ये सब जगह वही जगह है जहां पर जीवन संभव है, तो वहां पर ही पाए जाएंगे। अब जीवन संभव है क्यों? क्योंकि देखो ये तो कोई ऐसा तो नहीं कि मिट्टी ये पत्थर के बने हुए हैं तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई ऐसी भयानक कंडीशन में भी ये जीवित रह जाएंगे। है तो एक कोशिका ही ना, छोटी सी कोशिका ही है, तो जहां जीवन संभव होगा वहीं पर तो ये रहेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि नहीं यहाँ पर तो कोई जीव रह ही नहीं सकता, वहां पर भी ये रहेंगे, कैसे रह जाएंगे बेचारे, एक छोटी सी कोशिका मर जाएगी फिर तो ऐसे। तो वितरण कहाँ कहाँ पर होता है, समझ में आइए क्या? ठीक है, अब एक काम करो, आप लिखो, अब आप हेडिंग लगाओ मोनेरा जगत का वर्गीकरण। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे मोनेरा जगत का वर्गीकरण। मोनेरा जगत का वर्गीकरण, ठीक है। अब देखो मोनेरा जगत को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। है कुछ नहीं, सारे सारे बैक्टीरिया भरे भरे पड़े, 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग जिसे अपन कह सकते हैं नॉर्मली जीवाणु या बैक्टीरिया, ठीक है, इसी को जीवाणु या फिर बैक्टीरिया, इंग्लिश में कहेंगे बैक्टीरिया, इंग्लिश में क्या कहेंगे? बैक्टीरिया। पहला भाग हो गया जीवाणु या बैक्टीरिया। उसके बाद में दूसरा जो भाग है उसको हम कहते हैं एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज। तीसरा जो पार्ट है इसका या तीसरा जो भाग है वो है अपना आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया यानी कि आर्की बैक्टीरिया, या फिर इसी को अपन कहते हैं आद्य बैक्टीरिया। आद्य यानी पुराने टाइप के, है ना, आद्य का मतलब होता है पुराना, तो आद्य बैक्टीरिया, या इसी को आप आद्य जीवाणु भी कह सकते हो, आद्य बैक्टीरिया, आद्य जीवाणु। और लास्ट जो अपना फोर्थ टाइप है इसका वो है यू बैक्टीरिया। क्या है? यू बैक्टीरिया। तो मोनेरा जगत का वर्गीकरण जो है जब किया तो इनको 4 भागों में, मोनेरा जगत को 4 भागों में बांट दिया। सबसे पहला जीवाणु या बैक्टीरिया जिसे अपन नॉर्मली कहते हैं, दूसरा एक्टिनोमाइसिटीज, तीसरा आर्की बैक्टीरिया, और चौथा क्या हो गया? यू बैक्टीरिया। बस, और क्या, ठीक है। तो लिख लो आप इस तरह से मोनेरा जगत का वर्गीकरण, और फिर उसके बाद में चारों के नाम लिख लो। नॉर्मली भी आप भले नाम लिख लो, लिखना चाहो तो, या फिर ऐसे बना के लिखना चाहो तो, वो आपकी इच्छा। हो गया? चलो, अब सबसे पहले हेडिंग क्या लगाएंगे हम? सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे जीवाणु या बैक्टीरिया। जीवाणु या फिर बैक्टीरिया, सबसे फर्स्ट हेडिंग लगाइए जीवाणु या बैक्टीरिया, ठीक है। हाँ भैया, इसके बारे में क्या ध्यान रखना, जीवाणु या बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम नॉर्मली अपनी आंखों से नहीं देख सकते,
ठीक है, इतने सूक्ष्म होते हैं। अपने आस-पास में भी हो सकता है अभी बैक्टीरिया घूम रहे हो सकता है, क्या होते ही हैं वैसे। लेकिन क्या आप इनको देख सकते हो क्या? मैंने तो कभी नहीं देखे। भाई बिना माइक्रोस्कोप के तो नहीं देखे, है ना? तो ऐसे तो नहीं देख सकते हैं, वरना तो मतलब सोचो क्या ही होता। अगर दही में भी बैक्टीरिया होते हैं तो खाते ही नहीं कोई तो, है कि नहीं? तो बैक्टीरिया वैसे यूज़फुल भी आता है, काम में आते हैं, यूज़फुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। तो लेकिन कुल मिला के बैक्टीरिया जो होते हैं वो इतने सूक्ष्म होते हैं जिनको नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। तो बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे-छोटे से होते हैं, जिन्हें अपन नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है? अगर हम बात करें इनके व्यास की, कि भई कितने छोटे होते हैं, हमारे मन में ख़्याल तो आता ना, हालाँकि कोई पूछेगा नहीं आपसे कि बताओ इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, कोई नहीं पूछता। लेकिन हमारे मन में तो ख़्याल आता ना कि भई लंबाई में कितने मीटर लंबे होते हैं, सेंटीमीटर लंबे होते हैं, कितने लंबे होते हैं। अगर हम बात करें व्यास की तो इसका व्यास जो होता है वो होता है 0.2 से 1.5 माइक्रो माइक्रोमीटर लिख लो, माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर। ठीक है ना? तो व्यास होता है 0.2 से 1.5 माइक्रोमीटर, मतलब कितने छोटे हैं देख। ठीक है? फिर उसके बाद में अपन अगर इसकी बात करें लंबाई की, कि भई ये लंबे कितने होते हैं? तो लंबाई में भी बहुत छोटे होते हैं। लंबाई में कितने होते हैं? तो 3 से 5 माइक्रोमीटर, 3.0 से 5.0 माइक्रोमीटर, इतने छोटे होते हैं। ठीक है? तो लिखो आप इसमें, लिखिए, जीवाणु के अंदर लिखिए, ये अति सूक्ष्म होते हैं, 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 जिन्हें नग्न आँखों से, जिन्हें नग्न आँखों से, नग्न आँखों से, नग्न आँखों से, नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जा सकता है, नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। फिर लिखेंगे इसका व्यास और इसकी लंबाई, व्यास और लंबाई लिख। अब हम बात करेंगे, कई बार आ जाता है एग्जाम में कि बताओ छोटा, सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा है, सबसे बड़ा बैक्टीरिया कौन सा है ना? भाई सबसे लंबा बैक्टीरिया जो है वो कौन सा है? ठीक है, तो सबसे पहले अपन इनकी बात कर लेते हैं। देखो, सबसे लंबा जीवाणु, पहले लिखते हैं सबसे लंबा जीवाणु। सबसे लंबा जीवाणु, तो जो सबसे लंबा जीवाणु है उसका नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, इन्फ्लुएंजी। ठीक है, ये सबसे लंबा लंबा हो गया, नाम भी लंबा है कि नहीं? नाम भी, अभी जब मैं बैक्टीरिया लिखाऊंगी और 3 प्रकार के बैक्टीरिया पे, एक तो सबसे लंबा, एक सबसे छोटा, एक सबसे बड़ा, तो उनमें से लंबा नाम जो है ना वो इसी का ही है ना, तीनों में से। तो आपको याद भी आसानी से हो जाएगा, भी लंबा है, नाम लंबा है तो ये भी लंबा है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं, एक तो सबसे बड़ा, सबसे बड़ा जीवाणु, सबसे बड़ा जीवाणु, इसको याद रखना भी आसानी है। इसका नाम है बेजिया टोआ। क्या नाम है इसका? बड़ा से बेजिया, बेजिया, बेजिया टोआ नहीं, बेजिया टोआ, बेजिया टोआ। तीनों में से आसान है याद रखना, बेजिया टोआ, बेजिया, बी से बड़ा, बे से बड़ा, बी से बेजिया टोआ। ठीक है, इसको आ ही करो यार, आ ही करो, बेजिया टोआ। ठीक है, फिर तीसरे अगर हम बात करें किसकी, सबसे छोटा जीवाणु, सबसे छोटा जीवाणु, ये तो मैंने पहले भी बताया हुआ है। हाँ, वेरी गुड। तो सबसे छोटा जो जीवाणु है वो है भोला भाला सा, कौन सा? माइको, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है, ध्यान से सुनना, माइकोप्लाज्मा जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका भी, जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। ये कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अपन। ऐसा आता ना कि सबसे बड़ी कोशिका शत्रुमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, है ना? लेकिन जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका, दुनिया में सबसे छोटी जो कोशिका है वो है माइकोप्लाज्मा।
माइकोप्लाज्मा क्या है? एक बैक्टीरिया है। अभी आपको पता चल गया सबसे छोटा बैक्टीरिया है। तो ये है तो एक कोशिका ही ना, क्योंकि ये एक ही कोशिका से, अभी-अभी अपन लक्षण में सर्वप्रथम यही पढ़ा कि ये एक कोशिकीय होते हैं, तो है तो एक ही तो कोशिका, बस एक छोटी सी कोशिका है, वही एक जीव है एक प्रकार का, क्योंकि वही सब कुछ कर सकता है ना? तो सब कुछ हो सकता है उसके अंदर, जो एक सजीव की क्रियाएं होती है वो सब उसमें होती है कोशिका के अंदर, तो ये एक प्रकार का सजीव हो गया। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। दूसरी चीज, सभी बैक्टीरिया के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। अभी-अभी अपन ने देखा कि भाई कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन वगैरह की इनकी बनी होती है, तो कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है, ध्यान रखना कि माइकोप्लाज्मा में कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जिसका ये फायदा उठाकर क्या करता है, पहले लिख लेती हूँ कि भाई कोशिका भित्ति जो होती है इसके अंदर वो अनुपस्थित होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तो कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, जिसकी वजह से ये फायदा उठाकर अपना रूप बदलता रहता है। क्या करता है? अपना रूप चेंज करता रहता है, आकार चेंज करता रहता है। कोशिका भित्ति तो बहुत हार्ड है ना? तो वो तो आकार चेंज करने नहीं देगी। तो ये जो इसके सिर्फ चारों ओर कोशिका झिल्ली होगी, तो ये अपना रूप कैसे भी बदल सकता है। इसीलिए इसको जीव जगत का जोकर भी कहा जाता है। जोकर समझते हो ना? जोकर अपना रूप बदलता रहता है ना, जोकर। वैसे ही इसको भी क्या कहा जाता है? जीव जगत का जोकर भी कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है, माइकोप्लाज्मा। अब याद करना कितना आसान है। जैसे हम सबसे छोटा होता है तो माइक्रो बोलते कि नहीं बोलते? माइक्रो, माइक्रो बोलते ना। यहाँ पर भी माइको तो आ रहा है ना, माइको सबसे छोटा, ब से बड़ा, बे से बेजियट हुआ, और लंबा नाम कौन है? हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजी, तो ये सबसे लंबा हो गया। कितना आसान है याद करना, है कि नहीं? तो आपने क्या लिखा लास्ट? हाँ, लंबाई वगैरह लिख ली। अब ये ऐसा कैसा उतारो, समझ में आ गई बात यहाँ तक? ठीक है, ये था अपने जीवाणुओं का सामान्य परिचय। भाई बैक्टीरिया का जो है सामान्य लक्षण पढ़े, लक्षण नॉर्मली लक्षण पूछा जा सकता है ना कि भाई बैक्टीरिया कौन सी कोशिका है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। तो ये नॉर्मली कोशिका का एक सामान्य परिचय था। इसके अलावा अपन ने क्या पढ़ा? और वितरण पढ़ा कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं। फिर उसके आकार माप की बात की, और आकार माप के बाद में हमने ये देखा कि कौन सा बैक्टीरिया बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा लंबा है, इस प्रकार से हमने देखा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या? नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है कि भाई के आकार जो होता है, इनका आकार किस प्रकार का आकार होता है। देखो, मनुष्य का आकार फिक्स है कि भाई ऐसे ही सारे के सारे ऐसे होंगे, नाक यहीं पे होंगी, आंखें यहीं होंगे, बाल वहीं पे होंगे, हाथ यहीं पे होंगे। ऐसा ही सेम टू सेम होता ना, ऐसा तो नहीं नाक यहाँ पे आ गया, कान अड़े यहाँ पे आ गए, किसी के अलग अलग नहीं होता ना, सबका फिक्स है ना अपना अपना। ठीक है, तो सभी का आकार फिक्स है। भैंस है तो भैंस जैसी ही दिखेगी, गाय है तो हमेशा गाय एक जैसी दिखेगी। अब बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया का आकार कैसा कैसा हो सकता है ना, और प्लस उसके हमें एग्जाम्पल पढ़ने, आकार और उसके उदाहरण पढ़ने। ठीक है, तो सबसे पहले अपन हेडिंग लगाएंगे, आकार या आकृति के आधार पर जीवाणु के प्रकार। ठीक है, क्या हेडिंग लगाएंगे? आकार या आकृति, आकृति के आधार पर जीवाणु के प्रकार। आकार आकृति या आकृति के आधार पर जीवाणु के प्रकार, लगा ली हेडिंग? तो टाइम ही बहुत लग जाएगा इसमें तो। आकार या आकृति के आधार पर जीवाणु के प्रकार। तो जीवाणु जो है आकार या आकृति के आधार पर कई प्रकार के हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, अभी अभी अपन देखेंगे। और उन्हीं के आकार के आधार पर ही इनका नामकरण भी किया जाता है। ठीक है, नामकरण भी उसी के आधार पर किया जाता है। तो अभी पढ़ूंगी, कल पढ़ूं, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। हाँ, एक ही साथ वरना आधा बीच में छूट जाएगा ना। चलो फिर ये कल पढ़ेंगे अपन, है ना? आपके पहले वाले नोट्स तो बाकी नहीं है ना?